नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज आपके साथ। मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में आयकर विभाग की कार्रवाई और उसके बाद शुरू हुई सियासत की। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की सियासी फिजा में उस वक्त गहमा गहमी बढ़ गई जब देर रात आईटी की टीम ने भोपाल, इंदौर और दिल्ली समेत देश भर में 30 जगहों पर छापेमार कार्रवाई शुरू की। एमपी के 2 सबसे बड़े शहरों इंदौर और भोपाल में कई लोगों के ठिकानों पर आईटी ने धावा बोल दिया। खास बात यह है, जिन लोगों के घर आईटी की टीम धमकी, उनमें से एक प्रवीण कक्कड़ मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव हैं और दूसरा नाम है अश्विन शर्मा जो कक्कड़ के करीबी हैं। इन दोनों के ठिकानों पर आयकर ने छापा मारा तो सियासत शुरू हो गई। 46 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद छापेमारी तो खत्म हुई, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। छियालीस घंटे के बाद एमपी में जारी आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन छापों पर शुरू हुई सियासत अभी भी जारी है। चुनाव नजदीक हैं, देश भर में बीजेपी बनाम कांग्रेस का सियासी खेल चल रहा है और ऐसे ही वक्त में एमपी में सीएम के निजी सचिव और उनके साथियों पर पड़े आयकर विभाग के छापों के बाद से माहौल और गर्मा गया है। बीजेपी आरोपियों के जरिए कांग्रेस पर हमलावर है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी एमपी में पड़े छापों का जिक्र कर रही है। चुनावी सभा को संबोधित करने लातूर पहुंचे पीएम ने कार्रवाई के बाद कांग्रेस और कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि अब जनता जान गई है कि असली चोर कौन है। कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटें निकली है। नोटें देखा कि नहीं देखा? नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है। बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लेकिन नोटें कहां से निकलती है? नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं? असली चोर कौन है? असली चोर कौन है? असली चोर कौन है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार से कौन कांप रहा है? इतने नोटों के बंडल निकल रहे हैं तो चौकीदार को गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे? विधानसभा चुनाव के बाद से मोदी और कमलनाथ जिस सीधे टकराव से बच रहे थे, अब आयकर की कार्रवाई के बाद खुलकर आमने सामने हैं। आयकर विभाग के छापों की कार्रवाई को जहां कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताया, छिंदवाड़ा से पीएम के आरोपों का जवाब खुद कमलनाथ ने दिया और कहा कि मैं आज तक किसी से दबा नहीं हूँ। 3 दिन से उन्होंने सोचा कमलनाथ को कैसे दबाया जाए, कमलनाथ को कैसे दबाया जाए, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह दूं मोदी जी को, आप ये प्रयास तो कर रहे हैं, मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे कोई दबा नहीं पाया मोदी जी। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए प्रचार थम चुका है। चंद घंटों बाद मतदान होना है। उससे अहम पहले हाल ही में बनी एमपी सरकार के मुखिया के निजी सचिव के यहाँ छापे पड़े और उसके बाद सियासी माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। दावा दोनों तरफ से है, जनता देख रही है। हालांकि अब जनता ने क्या देखा और तय किया क्या है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय शर्मा, सी मीडिया, छिंदवाड़ा। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ अभी सैयद जाफर साहब, कांग्रेस के नेता हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल के, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जाफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जाफर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सर ये धन्यवाद। टाइमिंग पर सवाल है या दरअसल सवाल इस बात पर है कि हमसे जुड़े या हमसे जुड़े हुए लोगों पर आयकर विभाग की कार्रवाई का क्या मतलब? देखिए, इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। पहली चीज तो ये कि जो कमलनाथ जी के ओएसडी हैं मिस्टर प्रवीण कक्कड़ और जो कमलनाथ जी के निजी सचिव हैं मिस्टर मिगलानी जी, इन दोनों के जो यहां पर आयकर के छापे लगे हैं, इस पे कुछ भी नहीं मिला है और ना ही इनके पास ऐसे कोई गलत राशि है।
और जो दूसरा पहलू यह है कि जो अश्विनी शर्मा के पास जो पैसा मिला है वो कहीं से कहीं तक कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के नेता का या कमलनाथ जी की सरकार का पैसा है, ये कोई अभी साबित नहीं कर पाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिस अश्विनी शर्मा के लेकर आज पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है, ये अश्विनी शर्मा क्या 3 महीने में करोड़पति बन गए? क्या अश्विनी शर्मा के पास इस 3 महीने में महंगी गाड़ियां आ गई? क्या अश्विनी शर्मा जी के पास 3 महीने में इनका इतना बड़ा वो खड़ा हो गया? बल्कि हम तो आप इंतजार कीजिए, कांग्रेस बहुत जल्दी 2 दिन 4 दिन 8 दिन के अंदर उस अश्विनी शर्मा के उस सारी चीजों को, पहलुओं को खोलेगी कि वो डबरा में कैसे उन्होंने जन्म लिया, डबरा से कैसे वो भिंड से उन्होंने शुरुआत की, कैसे वो भोपाल आए। जब भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब होगी और भारतीय जनता पार्टी को जब सच्चाई मालूम होगी, कमलनाथ जी से डर गए मोदी जी। वो जानते हैं कि आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश में भारी पड़ रहा है भाजपा के लिए। वो जानते हैं आने वाले देश में कमलनाथ जी एक बहुत बड़े कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम रोल अदा करना चाहते हैं। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं इनकी गंदी हरकतों का, इनकी जुमलेबाजी से अब जनता उब चुकी है। जो मंदिर बनाने की बात करते थे, 2 धारा 70 को हटाने की बात करते थे, आज फिर से 25 साल बाद वही बात कर रहे हैं। इसलिए कमलनाथ जी से डरे हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। जाफर साहब, अश्विन शर्मा के यहां से जो संपत्ति बरामद हुई, आप भी निशाना उस पर साध रहे हैं कि देखिए कांग्रेस इसका खुलासा करेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये आपके लोग हैं जिनके यहां से नोट निकल रहे हैं। पीएम ने लातूर से आज हमला बोला है, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लोग हैं जिनके यहां से नोट निकल रहे हैं और अब पता लगा कि असली चोर कौन है। अश्विनी शर्मा ने तो ऑन द स्क्रीन बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं। अश्विनी शर्मा के आप भी स्ट्रिंग ऑपरेशन करिए, आपको पता चलेगा कि अश्विनी शर्मा के संबंध भारतीय जनता पार्टी के किन बड़े मंत्रियों से थे। नाम लेना मेरा भी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा नजर घुमाएंगे, थोड़ा सा आप जांच करेंगे तो आपको दिखेगा कि अश्विनी शर्मा के संबंध भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 10 साल किन किन मंत्रियों से थे और किसके लिए वो लाइजनिंग करते थे, किसके लिए वो काम करते थे। और 3 महीने में ऐसी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कौन सी योजना का उसको लाभ दे दिया, ये जांच का विषय है। जाफर साहब, जो आपकी मजबूरी वही मजबूरी, मैं तो इशारा कर रहा हूं कि कैसे डबरा से उन्होंने राजनीति शुरुआत की थी, कैसे उन्होंने बहुत से नाम हमारे पास भी हैं सर, लेकिन चूंकि जिम्मेदार चैनल है, हम पुष्टि जब तक नहीं होती चीजों की, वो नामों का खुलासा हम नहीं करते। लेकिन बार बार आप जिस तरह हिंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जरा समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं आपकी और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जवाबदारी से कहना चाहता हूं। ठीक, मेरा अगला सवाल आपसे है सर, एक खबर यह भी आ रही है सियासी गलियारों में कि अब जो पुराने घोटाले, कथित घोटाले शिवराज सिंह चौहान सरकार के, उनकी एक बार फिर जांच शुरू होगी और जितने अधूरे घोटाले छूट गए उन पर हम जांच शुरू करेंगे। ये सर क्या बदले के बाद कार्रवाई हो रही है या फिर अभी क्यों ये टली हुई थी चीजें, अचानक से फिर कहां से ये जिक्र आ गया? नहीं, देखिए कोई चीज दबी हुई नहीं थी और कोई चीज अचानक नहीं निकली है। ई टेंडर का स्कैम पूरे हिंदुस्तान में इस बात का प्रमाण है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से कैसे लोग करोड़पति बने, कैसे शिवराज सिंह चौहान के सरकार के बीच में रहने वाले लोग कैसे रातों रात करोड़पति बन गए, कैसे जो उनके मंत्रियों के आसपास रहने वाले लोग कैसे ई टेंडर के माध्यम से करोड़पति बन गए, ये सारे लोग जानते हैं। सारे लोग जानते हैं कि कैसा हरियाली महोत्सव के नाम पर वृक्षारोपण पे भ्रष्टाचार होगा। सरकार अभी तो देखिए, ये एक छोटा सा संक्षेप में कह दूं कि कमलनाथ जी की सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी कि खाली खजाने के रहते हुए 50 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दे, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज दिनांक तक 22 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया है। हम उस निवेश के लिए थे कि हम कैसे किसानों के पास अपना निवेश पहुंचा पाए, उनको राहत दे पाए। मैं आता हूं आपके पास सैयद जाफर साहब, आपके सियासी मित्र हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मेरा वाजपेयी साहब पहला सवाल ये है सर, कंफ्यूजन बहुत है। अश्विन शर्मा 2 दिन पहले मीडिया के कैमरे के सामने आते हैं, कहते हैं मैं बीजेपी का आदमी हूं, और उधर पीएम मोदी लातूर से कहते हैं कांग्रेस वालों के घर से नोट निकल रहे हैं। सर ये कंफ्यूजन है, जरा बता दें कौन किसका आदमी है? देखिए, मुझे लगता है 2-3 बातें स्पष्ट है। पहली चीज तो ये सारे नोट जितने निकल के आ रहे हैं, लगभग 300-400 करोड़ आ चुके हैं, तो जफर भाई को तो एजेंसीज को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। ये अनअकाउंटेड मनी है, चाहे किसी की भी हो, छोड़िए भ्रष्टाचारी। आप हितेश भाई गलत बात कर रहे हो। आप इतने गंभीर प्रवक्ता होके आप झूठ बोल रहे हो, इतने बड़े चैनल में आप झूठ बोल रहे हो। जाफर साहब आप झूठ बोल रहे हो हितेश भाई।
जाफर साहब सुन तो लीजिए, पहले एक बार पूरी बात सुन लीजिए, मैं आता हूं उसके बाद। वाजपेयी साहब कंटिन्यू नहीं, क्या नहीं, हो ये नहीं क्यों सुनूंगा? जब 14 करोड़ रुपए नहीं, जब 14 करोड़ रुपए आईटी बोल रही है, ये 300 करोड़ रुपए कैसे बोल रहे हैं? ये 300 करोड़ रुपए कैसे बोल रहे हैं? जाफर साहब एक मिनट मैं पूछ लेता हूं। जाफर साहब एक मिनट। सर जाफर साहब सवाल पूछ रहे हैं कि 10 करोड़ 33 लाख का हिसाब किताब तो पता लगा है, 300 करोड़ कहां से आए? नहीं तो गलत चीज नहीं बोलेंगे वो। देखिए आसिफ जी, मैं समझ सकता हूं जाफर साहब क्यों बेचैन हो गए। उनको लग रहा है कि ये पैसा पकड़ा कैसे गया, क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन तो 4100 करोड़ का हुआ है जो सूचनाएं हैं। तो 4100 करोड़ के हवाला में से लगभग 400 करोड़ रुपए आप इसका फायदा उठाते हो। ठीक सर, मुझे लगता है ये देखिए डाइवर्ट हो रहा है मुद्दा। ये मैं वाजपेयी साहब आपसे उसी सवाल पर दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं। वही सवाल मेरा सवाल ये है सर, अश्विन शर्मा आदमी किसका है? उसी पे आ रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, और आज पीएम लातूर से कहते हैं कि देखिए कांग्रेस वालों के यहां से नोट निकल रहे हैं। आसिफ जी कौन परेशान है? मैं आपको परेशान दिख रहा हूं क्या? तो फिर भी सब छोड़ दीजिए। मेरा तो कहना है वो देश का आदमी नहीं है, ये तो तय है कि जो आदमी देश के विरुद्ध काम करता है, नियमों के विरुद्ध काम करता है, अपराध जगत का हिस्सा है, वो कम से कम देश का तो नहीं है। किसी भी दल में एडजस्ट होता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो आज भारी खुश हूं, मैं एक टैक्स पेयर हूं, नागरिक हूं, और अपना सारा प्रोफेशन आसिफ भाई जिंदगी छोड़कर राजनीतिक दल के माध्यम से इसलिए काम करने निकला हूं कि मुझे देश को मजबूत करना है मेरे भाई। तो हमारे जैसे लोग तो खुश होते हैं। बौखला कौन रहे हैं वो आप देख रहे हैं। अब वो 400 करोड़ है और 4100 करोड़ हो जाएगा तो मेरे कलेजे को तो ठंडक पहुंचेगी, क्योंकि हवाला का जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो 4100 करोड़ की है। और दल किसका है ये तय करते रहे कमलनाथ जी, और बाकी लोग, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं सीबीडीटी को फॉलो करता हूँ, इनकम टैक्स को फॉलो करता हूँ। अब मेरा वाजपेयी साहब आपसे एक सवाल और भी है। जाफर साहब एक मिनट होल्ड कीजिए। जाफर साहब एक मिनट। जाफर साहब एक मिनट। वाजपेयी साहब, जाफर साहब मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट सर। वाजपेयी साहब मेरा आपसे एक अगला सवाल है। सर जो बात आपने कही है ये बड़ी नैतिक बात है और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो आदमी नियमों को फॉलो नहीं करता, टैक्स नहीं चुकाता, टैक्स चोरी करता है या कोई भी अपराध करता है, वो देश का आदमी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। लेकिन सर जब वो देश का आदमी नहीं है तो फिर उसके कंधे पर बंदूक रखकर सरकार को निशाना बनाना, कमलनाथ सरकार को घेरना, क्या ये जायज है क्या? अगर वो किसी भी सियासी दल का नहीं हो, देश का आदमी नहीं है, तो उसके जरिए से फिर एक सरकार पर टारगेट क्यों? ठीक है, अब इसके पार्ट 2 पे आ जाइए। 52 जगह पर छापे चल रहे हैं। जब मैं आपकी से बात कर रहा हूं आसिफ जी, तो इस समय अहमद पटेल के जो सहयोगी है उनके यहाँ भी रेड जारी है। और आपने फोटोग्राफ भी देखे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीबीडीटी ने लिख के दिया है कि तुगलक रोड के माध्यम से एक राजनीतिक दल जिसको हमने कांग्रेस माना है कि और 20 करोड़ रुपए गए हैं। तो हम तो ये बात कह रहे हैं ना, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? और यही कारण है कि बौखलाहट है। कमलनाथ जी बार बार स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा। कभी आपने शिवराज जी की बाइट सुनी? कभी आपने राकेश सिंह जी की बाइट सुनी? मेरे को तो कितना खुश देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैं तो प्रसन्न हूँ। और जिसने आपका तो खैर सर हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, लेकिन दरअसल जो आरोप लग रहे हैं उसकी वजह से वो फिर परेशान है। क्यों दे उसको? जाफर साहब सवाल ये उठ रहा है कि गंभीर आप दिख रहे हैं, इसीलिए मन में चोट दिख रहा है। एजेंसीज काम कर रही है, एजेंसीज को काम करने दीजिए, अदालतें काम करेंगी, जो दोषी होगा जेल जाएगा, किसी दल का नहीं है। जाफर साहब मुझे इस बात का समझ नहीं आ रही है कि जब मैं वही जवाब दे रहा हूं कि अश्विनी शर्मा के नाम पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप ये हितेश जी बोल सकते हैं क्या कक्कड़ जी के यहां से पैसा निकला? क्या ये बोल सकते हैं गिलानी जी के यहां से पैसा निकला? जब ने इसके बारे में कह दिया कि इनके बारे में पैसा नहीं निकला। हाँ बोलिए, बताइए। मैं तो अहमद पटेल का भी कह रहा हूं, मैं मोइन खान का भी कह रहा हूं। बोलिए, ऑन रिकॉर्ड बोलिए। आपके मुख्यालय तक पैसा गया है, वो भी सीबीडीटी ने कहा। मैं वो सब कह रहा हूं जो सीबीडीटी के प्रेस नोट में है। कीजिए आप नहीं कर रहा हूं। सीबीडीटी ने कोई यही नहीं कहा कि कांग्रेस आसिफ जी से अनुरोध करूंगा, सीबीडीटी का प्रेस नोट चला दीजिए। सीबीडीटी ने सर किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया है। सड़क या किसी रोड का नाम भले ही लिया हो, किसी दल का नाम अभी तक नहीं लिया है। वाजपेयी साहब हाँ यस, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। वो मैं पूरक कर रहा हूँ। आप असहमत हो तो बोल दीजिए साहब। हाँ, तुगलक रोड के ऊपर हितेश वाजपेयी का घर है, बोल दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? तुगलक रोड के ऊपर और जनपद के ऊपर बीजेपी का ऑफिस है। पर देश की जनता क्या मूर्ख है साहब?
4,100 करोड़ का ये हवाला ट्रांजैक्शन है आसिफ जी, मजाक नहीं है ये। और जब ये पकड़ा जाता है पैसा और भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा होता है, मैं तो खुश होता हूँ साहब। मेरे जैसे कई मेरे डॉक्टर मित्र हैं, भारी खुश हैं। जाफर साहब, मैं बता रहा हूँ जिनका राजनीति से जाफर साहब मेरा आपसे एक सवाल है। दे आर वेरी हैप्पी। आसिफ भाई, जाफर साहब मेरा आपसे एक सवाल है। आसिफ भाई जी नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए जी, बोलिए। नहीं, मेरा एक छोटा सा निवेदन है आसिफ भाई। हाँ। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं, क्या आरके मिलानी जी के यहाँ पैसा निकला, क्या या प्रवीण कक्कड़ के यहाँ पैसा निकला? जब इन दोनों के यहाँ पैसा नहीं निकला, जब इनके यहाँ कोई बेनामी संपत्ति नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया किसी के दोनों में से। लगा सकते हैं ये ठीक, जाफर साहब आप क्यों हैं? हाँ, प्रवीण कक्कड़ भी यही दावा कर रहे हैं कि 46 घंटे कार्रवाई चली, कुछ आया नहीं वहां से, और उन्होंने शायद इंदौर कोर्ट में इसके लिए याचिका भी लगाई है। जाफर साहब आपसे मेरा एक सवाल है सर, देखिए और दूसरा मैं आ रहा हूं सर। जाफर दूसरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा सवाल सुन लीजिए जाफर साहब। देखिए सर, ये पूरी जो सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये सिर्फ आयकर के छापों पर नहीं है सर। एक तस्वीर जो सीआरपीएफ बनाम एमपी पुलिस बनी है, ये सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि जब सीआरपीएफ वहां अपनी ड्यूटी कर रही थी तो एमपी पुलिस वहां पर क्यों पहुंची? ये टकराव के हालात क्यों दिखे? मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं दिखी हमको। कुछ नहीं और मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार उस छापे को सर, वाजपेयी साहब सवाल सुन लीजिए। वाजपेयी साहब सवाल एक बार सुन लीजिए। विरोध में क्यों लिख रही है? जाफर साहब मुझे मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता होने की हैसियत से बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने किसी आईटी रेड के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वहां पे गए थे, जानकारी जरूर ली थी, वहां पे सिर्फ ये कहा गया था कि रेड कंप्लीट होने के बाद हमें जानकारी दी जाए। जो प्रशासन का दायित्व होता है उसने वो निभाया। किसी भी आईटी के रेड के अधिकारियों को मध्य प्रदेश पुलिस ने कोई परेशान नहीं किया। और कोई और एक अंत में मैं कहना चाहता हूं, जितेंद्र जी आप तो ये बता दीजिए, लास्ट में ये बता दीजिए, अंतिम में आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे बोले दीजिए कि अश्विनी शर्मा के पास आखिर में जाफर भाई आप तो भारत माता की जय बोलिए, बात करिए, और ये जो नोट निकले हैं इसको सच मानिए और ये भारत की ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। बोलिए ये भारत माता की जय और वंदे मातरम सर, जो भी 4,100 करोड़ का घोटाला और हवाला कर रहा था आखिरी व्यक्ति तक। मैं आ रहा हूं सर, आप दोनों के पास आ रहा हूं। मैं बहुत स्वागत करता हूं धनंजय प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए। जाफर साहब एक मिनट सर, जाफर साहब वाजपेयी साहब एक मिनट रुकिए सर, प्लीज सर, एक मिनट जाफर साहब एक मिनट, वाजपेयी साहब एक मिनट। धनंजय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय सर, मेरा पहला सवाल, जब सवालों की शुरुआत हुई तो हितेश वाजपेयी जी ने एक बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी देश का है ही नहीं जो अपराध करता हो, जो देश के विकास में जो टैक्स का पैसा आता है उसको चुराता हो। जब वो देश का आदमी नहीं है तो फिर उसे फलाना सियासी दल का बताकर उस पर वार पलटवार क्यों? और जिनको बताया जा रहा है कि इनके आदमी है, वो दावा कर रहे हैं कि 46 घंटे की कार्रवाई में हमारे घर से एक ढेला नहीं निकला पैसे का। नहीं, देखिए ढेला निकला या नहीं निकला एक बहुत अलग बात है आसिफ, लेकिन ये बात सही है, अपराध होता है। ये तो बात जांच के बाद में पता पड़ेगा कि कहां से क्या मिला और क्या नहीं मिला। लेकिन अगर इनकम टैक्स जैसी एजेंसी ने देश भर में अगर कोई कार्रवाई की है तो बिना इनपुट के नहीं की होगी, बहुत मजबूत इनपुट रहा होगा उनके पास तगड़ा इंटेलिजेंस है, लंबे समय से नजर रखे होंगे और पूरी पुख्ता जानकारी के बाद उन्होंने छापा मारा होगा। और छापे में क्या मिला और क्या नहीं मिला ये आज न तो हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी ही बताएगी, और वो भी उसमें की जांच में भी लंबा समय लगेगा। उसके बाद में ही पता चलेगा कि वाकई में छापे की कार्रवाई कितनी जायज थी और कितनी नाजायज। लेकिन ये बात सही है, इसको सियासी रुख जरूर दिया जा रहा है, लेकिन देखिए हर एजेंसी का अपना अपना काम है। अगर कोई एजेंसी अगर चुनाव के वक्त ये काम कर रही है तो कोई गलत थोड़ी कर रही है। ठीक है जाफर साहब। जी आसिफ, बहुत अच्छी बात कही धनंजय। एक छोटा सा मेरा कहने का मतलब है, मैं एक बात और जोड़ दूं। वाजपेयी साहब आता हूं आपके पास। वाजपेयी साहब एक मिनट, रिपोर्ट आ गई है। वाजपेयी साहब ठीक, मैं आऊंगा सर आपके पास, आऊंगा। वाजपेयी साहब वादा है मेरा, आऊंगा सर। आरके मिलानी जी के पास कोई पैसा नहीं निकला, आप आरके मिलानी जी के पास कोई पैसा नहीं निकला, प्रवीण कक्कड़ के पास कोई पैसा नहीं निकला। अब ऐसी कोई जांच नहीं होने वाली है। अब तो वो जो अगर कैश मिलता है तो तुरंत आपको रिपोर्ट करनी है। आप 2 महीने बाद नहीं बोल सकते कि पैसा मिला। आप बार बार आरके मिगलानी का परिचय पूरी भाजपा ले रही है, भाजपा ले रही है पूरी। कैसी बात करते हो आप? आपके मोदी जी ले रहे हैं, आपके मोदी जी ले रहे हैं, पटेल का नाम ले रहे हैं, हम प्रधानमंत्री होकर उनकी भाषण शैली देखिए, कितने निमिष से मिला के बात कर रहे हैं। सीबीडीटी में लिखा हुआ है। आप
आप इंतजार करिए। आप जबरदस्ती आर के मिगलानी भाई इंतजार कीजिए कमलनाथ जी की वाजपेयी साहब, अब मैं आपको वक्त दे रहा हूं सर, आप बोलिए। एक मिनट जाफर साहब, इंतजार करिए कमलनाथ जी की चक्की का। जाफर साहब आप भी इंतजार करिए, एक मिनट रुकिए सर। हितेश जी, देखिए आसिफ जी, मैं बहुत साधारण सी बात कहना चाहता हूं। केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तब भी छापे पड़े हैं। तो जो टैक्स इन्वेजन करते हैं, हवाला का कारोबार करते हैं, अपराध जगत में है, ये लोग राजनीतिक संरक्षण में जाते हैं। जाने दीजिए, कोई दल नहीं होता इनका सामने। अरे तो भैया उनको आप जेल भेजो ना, अधिकृत रूप उनको जेल भेजो ना। ईमानदार लोगों के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? किसी का कोई दल नहीं होता है। जो पकड़ा जाए आप उसको जेल में डालिए, चाहे तुगलक रोड हो, चाहे वो धनंजय सर, जनपद तक तार जाते हो। वाजपेयी साहब मैं आता हूं आपके पास। 4,000 करोड़ वाजपेयी सर आ रहा हूं मैं आपके पास। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, एक सवाल मेरा वाजपेयी देना चाहिए। वाजपेयी साहब एक मिनट, फर्स्ट फैमिली क्यों नहीं हो कांग्रेस? वाजपेयी सर एक मिनट सर। धनंजय सर, ये बड़ा दिलचस्प है सर। अगर अपनी पार्टी या अपनी विचारधारा से जुड़ा शख्स अगर अपराध जगत में पाया जाए तो फिर वो दरअसल किसी दल का नहीं, वो देश का अपराधी। और अगर किसी और पार्टी से उसके तार जुड़े हुए हो तो फिर भरे मंचों से पीएम से लेकर सीएम तक, विधायक से लेकर सांसद तक, फिर हमलावर है कि देखिए ये विचारधारा के लोग हैं और ये पता लग रहा है चोर कौन है। मैंने अभी तक कांग्रेस का नाम बिल्कुल नहीं सही लिया। बात है आसिफ, ये तो चूंकि नहीं देखिए आसिफ, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में जो छापामार कार्रवाई हुई है और जो नकदी जिसके यहां से पकड़ाया है और ये कहा गया है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा है या सरकार में रहते हुए पार्टी ने कलेक्ट किया है, पार्टी फंड के लिए भेजा है। देखो मेरा आसिफ आपको कहना है कि अपन लोग चूंकि पत्रकारिता में है, सार्वजनिक जीवन में है, सरकारों को बहुत नजदीकी से देखा है। हर सरकारें ऐसा करती है। पहली सरकार है ये कलेक्शन कर रही है ऐसा तो है नहीं, हर सरकारें करती है। लेकिन यह है कि कमलनाथ जी की टीम जो है, मुझे लगता है कि अनुभव की कमी के कारण फंस गई और आज ये दिन का सामना करना पड़ रहा है। अदरवाइज कौन सी सरकार ऐसी है जो कलेक्शन नहीं करती है फंड का? आसिफ आप मुझे बताइए। अरे आप गलत बोल रहे हैं। कोई नहीं फंसी, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा नहीं है। अपनी अपनी राय है सर, सर कोई बात नहीं सर। धन्यवाद सर, वक्त खत्म हो गया। जाफर साहब, हितेश वाजपेयी जी, धनंजय सर, वक्त खत्म हो गया। लेकिन देखिए एक बात बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प ये कि अगर संबंधित पार्टी से जुड़ा कार्यकर्ता, अधिकारी, उस विचारधारा का कोई शख्स अगर इस तरह की कार्रवाई में फंसे और वो साबित हो, उसके घर से पैसा निकले, दस्तावेज निकले, तो फिर वो अपराधी नहीं है, वो केवल अपराधी है, किसी सियासी दल का नहीं है। लेकिन अगर विरोधी दल से उसके अगर कहीं से तार जुड़े हुए हो तो क्या यह ठीक है कि आप उस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दें? तब वो अपराधी नहीं है, वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही एक सवाल यह भी उठता है, और वो सवाल यह उठता है कि भले ही चुनावी प्रक्रिया जारी हो, चुनाव चल रहे हो, तो क्या इसका मतलब केंद्रीय एजेंसियां अपना काम करना छोड़ दें? अगर उनको कहीं से इनपुट मिला है तो केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनको जांच करने दीजिए, वो एक अलग चीज होनी चाहिए, उस पर सियासत क्यों? तीसरा सवाल यह उठता है कि आखिर उस टकराव की वजह क्या थी जिसमें सीआरपीएफ और एमपी पुलिस सामने आ गए? क्या ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश थी या फिर वो दूसरी चीजें थी, जबकि मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें कभी सामने आई नहीं है? इन सवालों के जवाब शायद चुनाव के नतीजे बेहतर बताएंगे।